नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर। दोस्तों, जून महीने में गिलकी की उन्नत खेती कैसे करें और लाखों रुपए कैसे कमाएं। यदि आप भी चाहते हैं कि जून महीने में गिलकी की उन्नत खेती करें या फिर गिलकी की व्यावसायिक खेती करें, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक काम की साबित होने जा रही है। जैसा कि हम पिछला मार्केट देखें या फिर आज तक का भी मार्केट देखें, तो लगभग 3 सालों से गिलकी का मार्केट टॉप ट्रेंडिंग में है। आज भी गिलकी की जो मार्केट में वैल्यू है वह 30 से 40 रुपए पर केजी बिक रही है किसानों की। अगर ज़्यादा ही जहां पर चल रही है या किसानों का प्रोडक्शन ज़्यादा निकल रहा है, वहां पर भी 20 रुपये केजी तो आराम से सेल हो रही है मंडी में। इसके बाद में जो भी व्यापारी लोग हैं वह इसका डबल करते ही हैं, जैसा आपको पता ही है। तो उसी में हम अपना फ़ायदा कैसे देखें, तो जून महीने में हम गिलकी की खेती करेंगे कैसे, पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके लिए। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। गिलकी जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं पौष्टिक गुणों से भरपूर सब्जी है। इसमें विटामिन सी, जिंक, आयरन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, फास्फोरस और फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें अधिक वसा, कोलेस्ट्रॉल और कैलोरी पाई जाती है। ये वजन कम करने में मदद करते हैं और इसके अलावा यह कई रोगों से निजात दिलाती है। जो कि चिकनी गिलकी देश के लगभग सभी राज्यों में सफलतापूर्वक की जाती है। इसके कोमल मुलायम फलों को सख्ती के उपयोग में लाया जाता है और इसकी तासीर ठंडी होती है। साथ ही सूखे बीजों से तेल भी निकाला जाता है। तो देखा जाए तो कई तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो वहीं पर हम इसमें फ़ायदा कैसे लें, तो हम इसकी खेती करके फ़ायदा लेंगे। अब जो किसान है वह अपने खेतों में लगाएंगे और जो गार्डनिंग करते हैं वह अपने गमलों में लगाएंगे। तो गिलकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती खरीफ एवं जायद दोनों ऋतुओं में सफलतापूर्वक की जाती है। लेकिन मार्केट में अब ऐसे बीज आ गए हैं कि 12 महीने में कभी भी लगा दीजिए, आने वाले मौसम में अच्छे से इसका प्रोडक्शन मिल जाता है। गिलकी की खेती के लिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम माना जाता है। इसकी खेती उचित जल निकास वाली जीवाश्म युक्त सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें बलुई दोमट या दोमट मृदा जिसका pH मान 6 से 7 हो, वह मिट्टी काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। यदि हम बात करें खाद एवं उर्वरक कैसा और कितना देना चाहिए, तो गिलकी की अच्छी पैदावार के लिए आप 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद डाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन दे सकते हैं और 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस डाल सकते हैं और 20 से 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की हिसाब से आप डाल सकते हैं। एक बात और बता दें कि गिलकी की फसल को आप पूर्णतः जैविक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोग और वायरस बहुत ही कम नाम मात्र में आता है। तो आप इसको जैविक तरीके से भी तैयार कर सकते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डालें और नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा बुआई के 25 से 30 दिन बाद ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में दे देना चाहिए। बात करें इसके बुआई के समय की, तो देखिए मैंने पहले भी बता दिया है, 12 महीने में कभी भी आप गिलकी को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जून का महीना आने वाला है, तो आप मई में भी लगा सकते हैं, जून में भी लगा सकते हैं। बीज की मात्रा कितनी लगेगी, तो गिलकी की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर हमारा 1.5 से 2 किलो बीज आराम से हमारा लग जाएगा। कितना लगेगा? 1.5 से 2 किलो बीज लग जाएगा। बुआई की विधि, बुआई के लिए नाली विधि सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। इस विधि में खेत की तैयारी के बाद 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर 45 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 30 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लेते हैं। इन नालियों के दोनों किनारों पर 50 सेंटीमीटर दूरी पर बीज की बुआई करते हैं। एक जगह 2 बीज लगाने चाहिए तथा बीज जमने के बाद एक पौधा सावधानी पूर्वक निकाल देना चाहिए। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, हमने जो गिलकी लगाई है वह इसी विधि से लगाई है और क्यारियों में लगाई है और डॉली भी बना दी है। तो आराम से हमें इसमें व्यवस्था हुई और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी मिला। सिंचाई की बात करें तो गिलकी की वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जून के बाद जुलाई आएगी और जुलाई में बारिश शुरू हो जाती है। तो वर्षा न होने की स्थिति में यदि खेत में नमी की कमी हो तो सिंचाई कर देना चाहिए। जायद फसल की पैदावार सिंचाई पर निर्भर करती है। गर्मियों में 5 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए।
लेकिन यदि टेम्परेचर आपका 40 से ऊपर जा रहा है तो 3 दिन के बाद आपको सिंचाई जरूर करना चाहिए। यदि आपकी फसल ऑलरेडी चल रही है तो आप जितना लेट पानी देंगे उतना ही ज़्यादा आपका फ्लावर झड़ने की संभावना भी बन जाती है। तो आपके लिए पानी कम से कम दिनों में देना चाहिए। ध्यान रहे कि पानी जमा नहीं होना चाहिए या फिर भरा नहीं होना चाहिए। अब यदि आप इसकी जून महीने में बुआई कर रहे हैं तो जून में पड़ेगी भीषण गर्मी, और यदि खेत में हम इसकी जून महीने में बुआई करेंगे तो जुलाई आते आते हमारे जो पौधे हैं वह गर्मी से ही झुलस जाएंगे। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए आप चाहें तो इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। नर्सरी के लिए आप मार्केट से पॉली बैग ले आइए, पॉलीथीन ले आइए नर्सरी के लिए, तो उसमें भी आप बीज का जर्मिनेशन करवा सकते हैं। जब तक आपका पौधा बीज से पौधा ना बने और पौधा बनने के बाद में बेल चालू ना हो तब तक उसको नर्सरी में ही रखिए। जब आपको लगे कि हाँ बेल चालू होना शुरू हो गई है तब आप इसको खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। कोशिश ये करें कि 15 दिन बाद आप खेत में ट्रांसप्लांट कर दें तो आपका कम से कम 15 दिन की सेप हो जाएगी और 1 महीने बाद आपकी फसल चालू भी हो जाएगी। अब गर्मियों का सीजन है तो हो सकता है कि 35 से 40 दिन ले, लेकिन यदि यही बरसात और सीजन का समय सर्दियों का सीजन रहता है मिक्स में तो आपकी ये 30 से 40 दिन में आराम से चालू हो जाती है। तो यहाँ पर कम से कम 15 दिन आपके सेव हो जाते हैं। तो आप इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं छाँव में। यदि आपको लग रहा है कि टेम्परेचर कम है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो खेत में लगा दीजिए, लेकिन नर्सरी तैयार करोगे तो 15 दिन आपके कम हो जाएंगे प्रोडक्शन में। मतलब कि जो आपका 2 महीने में सब्जी चालू होने वाली थी वो 45 दिन में चालू हो जाएगी। गर्मियों की वजह से इसमें थोड़ा डिले हो सकता है, अदरवाइज कोई समस्या नहीं आएगी। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, देखिए खेत में लगाने के बाद खरपतवार अवश्य निकलेगा। तो यदि आप जैविक कर रहे हैं तो आपके लिए निंदाई गुड़ाई करवाना बहुत ही अति आवश्यक है, और यदि रासायनिक खेती कर रहे हैं तो भी आपके लिए निंदाई गुड़ाई करवाना अति आवश्यक है। कम से कम 2 बार तो निंदाई गुड़ाई करवाना ही चाहिए। इसके बाद में आप किसी रासायनिक खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करें। हम तो ये कहेंगे कि आप अब किसी भी खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल ना करें, जितना हो सके उतना आप निंदाई गुड़ाई करवाइए। इसके बाद में या बाद में खरपतवार भी निकल आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी फसल पूर्णतः सुरक्षित रहेगी। क्योंकि निंदाई गुड़ाई कराने से हमारी फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होगी, मिट्टी में भी सूर्य की किरणें होगी, हवा का भी संचार बना रहेगा मिट्टी के अंदर, तो हमारी जड़ें भी मजबूत होगी और पौधा अच्छे से ग्रोथ भी कर पाएगा। तो इतनी सारी व्यवस्था करने के बाद में फिर आती है तुड़ाई की एवं भंडारण की। तो फलों की तुड़ाई हमेशा मुलायम अवस्था में करनी चाहिए। देर से तुड़ाई करने पर उसमें कड़े रेशे बन जाते हैं और फलों की जो अंदर की गुणवत्ता है वह मुलायम से भी कड़क हो जाती है और फल में हमारे बीज भी बन जाते हैं, जिस वजह से उसका मार्केट भाव नहीं मिल पाता। तो आपको तुड़ाई हमेशा 1 दिन बीच में छोड़ के करना चाहिए। देखिए अब डिपेंड करता है आपके बीज के ऊपर, आपने कौन सा बीज लिया है। हाइब्रिड का अच्छी किस्म का बीज ले लिया तो 1 दिन छोड़ के आप 1 दिन के गैप से या 1 दिन के अंतराल से तुड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिड के बीज में अच्छे बीज में अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा। यदि थोड़ा मीडियम आकार का आपका मध्यम किस्म है कोई सी, तो 2 से 3 दिन आपको छोड़ना पड़ेगा, गैप देना पड़ेगा, इसके बाद में आप तुड़ाई करेंगे। और यदि ज़्यादा ही लोकल है तो फिर आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन भी लग सकते हैं तुड़ाई करने में। डिपेंड करता है आपको कौन सा बीज का चुनाव करना चाहिए। तो हम तो ये कहेंगे कि आप अच्छे सा कोई सा पूसा या फिर किसी भी अच्छी किस्म का वैरायटी का बीज लीजिए जिसमें आपकी तुड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि आपको फ़ायदा भी अच्छा हो। या फिर देसी बीज का इस्तेमाल करिए जिसमें रोग वायरस तो लगेगा नहीं और उसमें भी अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा आपके लिए। तो कम मेहनत में अच्छा फ़ायदा वहाँ पर भी मिल जाता है आपके लिए। रही भंडारण की बात, तो आप 1 दिन से ज़्यादा इसका भंडारण नहीं कर सकते, एक अधिकतम 2 दिन। यदि ठंडाई में रखेंगे तो 2 दिन तक भंडारित कर सकते हैं, वो भी लंबे स्थान तक पहुंचाने के लिए। यदि आपको बाहर कहीं भेजना है तो 2 दिन तक इसको चला सकते हैं, तीसरे दिन इसको मार्केट में सेल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक हम इसको रख नहीं सकते। अब इसमें कुछ रोग भी लगते हैं। क्या लगते हैं? रोग, जैसे डाउनी मिल्ड्यू रोग लग जाता है इसमें। तो यह रोग क्या बोलते हैं उसको, स्यूडोपेरांसपोरा क्यूबेंसिस नामक फफूंद के कारण होता है। इसमें अधिक नमी वाले क्षेत्रों में इसका प्रयोग ज़्यादा देखा जाता है। अब गर्मियों का सीजन रहेगा तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बरसात में जब ज़्यादा नमी बनी रहेगी तब आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। ऊपरी सतह पर कोणीय पीले धब्बे बनते हुए दिखाई देंगे आपके लिए, और
ये धीरे धीरे फिर नीचे पत्ते पर फैल जाते हैं। तो ऐसी समस्या है तो इसी के लिए क्या करेंगे, आप मैनकोजेब का 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव कर देंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। और इसके बाद एक आता है पाउडरी मिल्ड्यू रोग, मतलब इसमें सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं और पाउडर जैसा जम जाता है पत्तों पर। ऐसा लगता है कि पाउडर का स्प्रे कर दिया हो किसी ने, और जब भी पत्ते या बेल को हम हिलाते हैं थोड़ा बहुत भी तो वहाँ पर पाउडर जैसा खिरता है। तो इसी रोग को हम बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू रोग, और यह फफूंद के कारण होता है। एक प्रकार की फफूंदी रहती है जो कि पाउडर फॉर्म में उड़ती रहती है। तो ऐसी समस्या है तो इसकी नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे, बाविस्टन या फिर कार्बेंडाजिम से 2.0 या फिर 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करिए। यदि आपको लगता है कि आपके यहाँ पर ऐसी समस्या आती है तो आप बीज को उपचारित कर लीजिए, और यदि बीज को उपचारित किया नहीं किया और आपकी फसल में ये रोग लग गया है तो आप कार्बेंडाजिम का स्प्रे भी कर सकते हैं, तो भी ये समस्या आपकी खत्म हो जाती है। इसके बाद में एक फ्यूजेरियम उकटा रोग लगता है जिसमें पौधा सूख जाता है, ऐसा लगता है कि झुलसा लग गया हो, आग लग गई हो हमारे पौधे के अंदर। तो इस प्रकार की यदि समस्या है, फल सूख रहा है, पौधा सूख रहा है, पत्ते जल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, कार्बेंडाजिम 0.1% का या फिर मैनकोजेब 0.25% का घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो ऐसी समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा आपके लिए। तो इस तरह की यदि समस्या चल रही है तो आप इनके लिए खत्म कर सकते हैं। फिर इसमें सफ़ेद मक्खी लगती है तो उसके लिए इमिडाक्लोरोपिड 70W इसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें भी आपकी ये बचत हो जाएगी, या फिर आप नीम ऑयल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर लीफ माइनर आता है तो उसके लिए आप नीमगिरी के तेल या अर्क या फिर नीम की पत्तियों का या नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। फिर इसमें फल मक्खी लगती है तो उसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, तो उससे भी आपकी बचत हो जाएगी। या फिर आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी, जैसे इमिडाक्लोरोपिड हो गया उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जैविक टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक टॉनिक में क्या आता है हमारा, एक नीमास्त्र आता है, अग्निविशाल आता है, एक ब्रह्मास्त्र आता है। इनमें से भी किसी का भी स्प्रे करेंगे तो ये समस्या आपको देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर हमने सारी समस्याएं आपको बता दी, क्या क्या समस्या आपको आ सकती है, आएगी तो उसका निवारण कैसे करेंगे, इसकी खेती कैसे करेंगे, और जो हम कर रहे हैं वो भी आपने देख लिया है। इसकी बेलों को ज़मीन पे मत फैलाना, क्योंकि अब जो जुलाई अगस्त का समय रहेगा उसमें बारिश होगी, तो बारिश में हमारे फल भी खराब होंगे और प्रोडक्शन कम मिलेगा। तो प्रोडक्शन अच्छा लेने के लिए, अधिक लेने के लिए आपको इसको तार बांस पर लटकाना पड़ेगा बेल को, या फिर झाड़ खड़े करने होंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा या देख रहे हैं, इस प्रकार भी आप करेंगे तो आपको मेहनत कम लगेगी, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और फसल आपकी पूरे बरसात भर चलेगी। सर्दियों में अक्टूबर नवंबर में जाके आपको इसका एंडिंग पॉइंट दिखाई देगा, तो उस टाइम पे जब बारिश चली जाती है तो आप इस सभी को उखाड़ कर कोई दूसरी फसल लगा दीजिए, तो वहाँ पर भी आपकी अच्छी इनकम चालू हो जाएगी। उम्मीद है हमें आपके लिए कि वीडियो में दी गई जानकारी समझ आ गई होगी और वीडियो अच्छी भी लगी होगी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है, समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, एक शेयर जरूर करें अपने किसान भाइयों के साथ, ताकि भाई भी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। जो भी डाउट है, किस तरह की समस्या आपको चल रही है खेती किसानी गार्डनिंग में, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं ऐसी जानकारी लेकर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।